हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। और हाँ बिल्कुल, ये आज सेकंड पार्ट है जेरेमी बेंथम से रिलेटेड, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं वेस्टर्न थिंकर। और वेस्टर्न थिंकर में जेरेमी बेंथम बहुत ही पॉपुलर नाम है। इससे इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें इनके थोड़ा जीवन परिचय को जानते हुए हमने देखा था कि इसका जो फेमस जो विचार है उपयोगितावादी वो क्या है, और उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी। तो आज सेकंड पार्ट में जेरेमी बेंथम के अकॉर्डिंग या इसके अन्य जो महत्वपूर्ण जो विचार है उस पर हम डिस्कस करेंगे, और उनमें से विचार ज़्यादातर आते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैनल है वो पॉलिटिकल से समर्पित है। तो इसमें अगर ऐसा कोई डाउट अगर आपको रहता है पॉलिटिकल से इशू कुछ भी, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। या आपको अगर कुछ वीडियो की डिमांड भी है पॉलिटिकल से रिलेटेड, तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला वीडियो हो सकता है आपकी पसंद का ही हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जेरेमी बेंथम के अन्य विचारों में आज हम देख रहे हैं, क्योंकि आज 3 से 4 विचार इनके महत्वपूर्ण वो देखेंगे राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। राज्य की उत्पत्ति के, तो जैसे आपको पता होगा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में 3 विद्वानों का जो एक महत्वपूर्ण विचार वो फेमस है, यानी सामाजिक समझौतावादी विचारक। हाँ, सामाजिक समझौतावादी विचारक के तौर पे अलग अलग विद्वान जाने जाते हैं, जैसे कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। इन तीनों ही विद्वानों को सामाजिक समझौतावादी विचारक जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण एक समझौते की वजह से हुआ है। लेकिन हमारे बेंथम महोदय ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं है और ऐसी कोई सुविधा हुई नहीं है। अगर आप वर्तमान पीढ़ी को इस समझौते के तहत बांधना चाहते हो, बांधना तो नहीं बांधा जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह का समझौता नहीं कर सकता है। तो यानी कहने का मतलब जेरेमी बेंथम ने इससे पहले सामाजिक समझौतावादी विचार था उसको पूरे सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि राज्य होने से पहले जो भी व्यवस्था रही हो, लेकिन राज्य कब बनता है? जब राज्य की आज्ञा होती है, यानी राज्य आज्ञा देता है और लोग मानते हैं। तो राज्य की आज्ञा का लोग क्या करेंगे? पालन करेंगे। क्या करेंगे? पालन करें, तभी राज्य बनता है। तो अब जेरेमी बेंथम ने कहा कि लोग राज्य की आज्ञा को तभी मानते हैं जब लोगों को लगता है कि राज्य ने जो बात कही है मेरे हित के लिए कही है। क्या कही? मेरे हित के लिए कही है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आज्ञा पालन की आदत, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि आज्ञा पालन की आदत ही राज्य के निर्माण में सहयोग कर सकती है। क्या कर सकती है? सहयोग। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था और वापस आपको बता भी रहा हूँ कि एक सामाजिक योजना चला रहे हैं, या मान लीजिए एक लॉकडाउन का एक एग्जांपल देते हैं। अगर लॉकडाउन के अंतर्गत एक सिस्टम बनाया, नियम बनाया कि हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है, तो लोगों ने ये बात मानी, लोगों को अच्छा भी लगा और लोगों ने राज्य की तरफदारी भी की, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर राज्य ने आदेश बनाया है तो इससे हमारा भला होगा। यानी राज्य अगर आदेश देता है और आदेश लोग मानते हैं तो ही राज्य का निर्माण, उसका अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर ये आदेश हम मानेंगे तो हमारा ही भला होगा। यहाँ पे यही बात आती है उपयोगितावाद, सुखवाद। यानी राज्य के आदेशों को लोग तभी मानते हैं जब लोगों को लगे कि राज्य का आदेश उनके लिए लाभकारी है, तो तभी राज्य अस्तित्व में आ सकता है। तो राज्य के अंतर्गत जो लोग हैं, अगर लोग राज्य की आज्ञा पालन करते हैं, उसकी आदत बन जाती है, तभी हम राज्य को एक अस्तित्व के तौर पे देखते हैं। तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि बेंथम की दृष्टि में राज्य का आधार उपयोगिता ही है। यानी कुल मिलाकर राज्य के बारे में इसका जो फेमस विचार है वही यहाँ पे वापस आ रहा है। उसने कहा कि राज्य का आधार क्या है? उपयोगिता। क्या है? उपयोगिता। बिल्कुल ध्यान रखना, राज्य होगा तब होगा जब लोगों को राज्य की उपयोगिता हो। राज्य जो काम कर रहा है उसकी यूटिलिटी लोगों को लगे कि राज्य हमारे सुख के लिए काम करेगा, यानी सुखवाद, यूटिलिटी। तो इस तरह ये कहा गया। बेंथम ने कहा राज्य कोई समझौते का परिणाम नहीं है, राज्य का एक आधार है उपयोगिता। उपयोगिता की वजह से ही लोग राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं और इस तरह से राज्य बनता है, कुछ सामाजिक अनुबंध नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। दूसरा, कौन सी शासन पद्धति है जो श्रेष्ठ है, अच्छी है?
जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेंथम के अन्य महत्वपूर्ण विचारों में। नेक्स्ट विचार है शासन पद्धति, यानी जेरेमी बेंथम कौन सी शासन पद्धति को बढ़िया मानता है। तो वैसे पता होगा अलग अलग शासन पद्धति होती है, गणतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है, तानाशाही जैसी व्यवस्था भी होती है। तो अलग अलग शासन व्यवस्था होती है, लेकिन उनमें सबसे बढ़िया शासन कौन सा है। तो जेरेमी बेंथम ने कहा कि सब शासन व्यवस्था अपने अपने स्तर पर हो सकती है बढ़िया, क्योंकि हर व्यवस्था अलग होती है, लोगों की परिस्थितियाँ अलग होती है उस अकॉर्डिंग। लेकिन बेंथम का मानना है कि वही शासन व्यवस्था सबसे बढ़िया होगी जिस शासन व्यवस्था से अधिकतम लोगों का भला हो। समझ रहे हैं ना आप, अधिकतम, क्योंकि इसका फेमस विचार क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि वही शासन व्यवस्था सबसे बढ़िया हो सकती है जो उनके अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का अधिक से अधिक भला कर सके। इस तरह से अलग अलग शासन व्यवस्था होती है, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, अभी जैसे बताया था कि राजतंत्र के बारे में भी होता है ऐसे, कुलीन तंत्र, क्या कुलीन तंत्र हो गया, ठीक है ना, गणतंत्र। तो ये जो व्यवस्था है ऐसी और भी हैं, ठीक है ना। वर्ग तंत्र हम कह सकते हैं, वर्ग तंत्र भी इस पे ही बनता है। तो समय के अकॉर्डिंग सब अपने आप में स्तर अलग अलग व्यवस्था हो सकती है। गणतंत्र को यहाँ पे हम जनतंत्र कह सकते हैं। तो बेंथम ने कहा कि वही शासन व्यवस्था सबसे बढ़िया है जो उन लोगों के लिए अधिक से अधिक और बढ़िया काम कर सके, वही शासन व्यवस्था श्रेष्ठ हो सकती है। तो इस तरह से बेंथम ने जनतंत्र को सबसे श्रेष्ठ बताया। किसको श्रेष्ठतम, गणतंत्र या जनतंत्र, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको ध्यान होगा जो जनतंत्र है यानी लोगों का शासन होता है, उसमें सभी लोग मिलकर ही उस शासन व्यवस्था को बनाते हैं और लोगों के अकॉर्डिंग ही वो शासन व्यवस्था भी चलती है। तो जनतंत्र जिसके अंतर्गत सभी लोगों की इच्छाओं के परिणाम के अकॉर्डिंग ही काम होता है, यानी सबकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे शासन भी होता है। तो जो जनतंत्र होता है वह सबकी इच्छा का परिणाम है। तो बेंथम का एक विचार यहाँ पे सिद्ध होता है। इसके अंतर्गत कौन सा विचार जो बताया था, अधिकतम हित, कौन सा, अधिकतम हित। तो जनतंत्र के अंदर सभी लोग शामिल होते हैं, सभी लोगों का हित की संभावना यहाँ पे उजागर होती है। तो अधिकतम लोगों का हित सुनिश्चित हो यानी उपयोगितावाद। तो राज्य यानी वही शासन व्यवस्था सफल होगी जहाँ पे उपयोगितावाद सिद्धांत सिद्ध होता है, यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। तो गणतंत्र में जो जनतंत्र होता है इसमें सभी लोगों की सहमति से शासन व्यवस्था चलती, सबका हित समर्थन होता है। तो ये व्यवस्था बेंथम के अनुसार बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की अकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए जनतंत्र को ही बेंथम ने सबसे अच्छी शासन व्यवस्था बताई है। नेक्स्ट बात करते अगला महत्वपूर्ण विचार संबंधी विचार के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है जेरेमी बेंथम का ये, इसके अंतर्गत भी उनका एक खुद का अपना डिसीजन अलग सोच है। तो उन्होंने, अगर आपको पता हो, जेरेमी बेंथम ने सबसे पहले कानून की पढ़ाई की थी और कानून की पढ़ाई करने के बाद वो वकालत भी शुरू कर दी थी। तो वकालत करते समय उनके जहन में आया कि मैं वकालत तो कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कानून ही गलत है, कानूनी व्यवस्था सही नहीं, बहुत सारे दोष हैं कानून, यहाँ की कानून व्यवस्था में बहुत सारे दोष हैं और अस्पष्ट, या कह सकते हैं कि स्पष्ट कानून नहीं है, निश्चितता नहीं है कानून में। तो इस वजह से उन्होंने वकालत छोड़ दी थी, आपको ध्यान होगा, वकालत छोड़ दी थी और कानून में सुधार को लेकर उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो बलिदान, यानी कह सकते हैं इसके लिए प्रयास किया था। तो कानूनी व्यवस्था में सुधार को लेकर उन्होंने पूरे जीवन भर अपना काम, यानी इस व्यवस्था में सुधार के लिए अपना जीवन दिया था। तो इस तरह से ध्यान होगा, उन्होंने कहा कि वर्तमान जो कानूनी व्यवस्था है वह दोषपूर्ण है, अस्पष्ट है और इसमें निश्चितता या क्लेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जो कानूनी व्यवस्था है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, सभी सफल होता है, कोई भी कानून तभी सफल होता है। तो इसलिए उन्होंने अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूरोप में सामान्य रूप से प्रचलित दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक कानूनों की संहिता तैयार की थी, यानी उन्होंने खुद ही कानूनी संहिता तैयार की, उन्होंने खुद ही एक कानूनी संहिता तैयार की। वह कानूनी संहिता किस पर आधारित थी, तो ध्यान रखना, दीवानी कानून, फौजदारी कानून और संवैधानिक कानून। तो इस तरह से उन्होंने कानून में सुधार करते हुए एक कानूनी संहिता का निर्माण किया था जो आगे चलकर कानून में व्यवस्थित सुधार कर सके, क्या कर सके, सुधार कर सके। और इसी के कानून को फॉलो करते हुए आगे जॉन ऑस्टिन ने इसी के इनके विचार को यहाँ पे अपनाया था। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था, किस व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था थी। तो ध्यान रखना कि अगर न्याय के अंतर्गत दोष हो, न्याय अगर देने की व्यवस्था में भी कंफ्यूजन है तो न्याय भी सच्चा और सुलभ नहीं हो सकता है। तो इस वजह से क्या होगा, न्याय बिकने लग जाएगा। तो जेरेमी बेंथम ने एक जगह कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो,
बेंथम ने कहा देश में न्याय बेचा जाता है और बड़े महंगे दामों में बेचा जाता है। जो व्यक्ति मूल्य नहीं चुका सकता वो न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि न्याय सुलभ और सस्ता होना चाहिए। कहने का मतलब है न्याय की जो भाषा है वो जटिल नहीं होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, ताकि आम लोग उस न्याय को समझ सके और न्याय प्राप्त कर सके। तो न्याय प्राप्त करने के लिए, न्याय को लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था भी सिंपल होनी चाहिए। लेकिन उस समय बेंथम ने कहा कि न्याय बहुत ही दुष्कर है, अस्पष्ट है, और इस तरह से यह एक तरह से जजों का कमाने का सोर्स है। तो यहाँ एक जगह तो बेंथम ने जज एंड कंपनी भी की। क्यों? क्योंकि न्याय को बेचा जा रहा है। क्या कर रहा है? बेचा जा रहा है, और उसमें बेचने के साथ साथ जो वकील है ना वो मजे कर रहे हैं न्याय व्यय के अंतर्गत। यानी वकीलों के बारे में एक चीज़ बात कही थी, कहा कि जो वकील हैं आलसी, सत्य असत्य का भेद करने में असमर्थ है। वकील है वो बात दूर तक सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वे जिद्दी अड़ियल होते हैं और सार्वजनिक उपयोगिता के सिद्धांत की परवाह न करने वाले स्वार्थी और अधिकारियों की इच्छाओं पर नाचने वाले होते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि न्याय बिल्कुल भी सही नहीं है और सही दिशा में नहीं जा रहा है। तब उसने कहा कि न्याय है वो सुलभ होना चाहिए, ठीक है ना। सुलभता के साथ साथ यहाँ पे एक आसान शब्द भी मैं दे देता हूँ ताकि इजी रहे, सुलभ और सस्ता होना चाहिए, ठीक है ना, और आम लोगों तक पहुँच हो। तो इस तरह से न्याय को एक सही तरीके से आम लोगों की पहुंच तक हो, इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए। और न्याय के बारे में जिस तरह से उन्होंने विचार दिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि एक जज द्वारा निर्णय देने पर ही जज में उत्तरदायित्व की भावना का संचार होता है और न्याय के लिए सम्मान की भावना भी होती है। तो आगे चलकर बेंथम के इस विचार को महत्वता मिली और न्याय को जब न्याय व्यवस्था बनाते समय इस बात को फॉलो किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात आती है, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी विचार है जो जेरेमी बेंथम के अपनाए भी जाते हैं। नेक्स्ट विचार देखते हैं भी, दंड व्यवस्था। तो ध्यान रखना कि बेंथम ने कहा कि उस समय तत्कालीन परिस्थिति में छोटे मोटे शोर और सालजाजी के अंतर्गत भी लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था। तो ये व्यवस्था कहीं पर भी सही नहीं थी, दंड व्यवस्था जरूर बिल्कुल भी गलत थी, क्योंकि अगर आप जो दंड दिया गया उससे ज़्यादा भयंकर दंड दोगे तो वह कभी भी अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो बेंथम ने कहा कि जैसा दंड है, बेंथम ने इसमें सुधार के लिए कहा कि जैसा दंड है, ठीक है ना, दंड की बात करें, जैसा अपराध किया है अपराधी ने, जैसा अपराध है वैसा ही उसको दंड दिया जाना चाहिए, दंड दिया जाए। तो इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो बेंथम ने की वो ध्यान रखना है। लेकिन ये देखो ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा ही कोई अपराध कर लिया है तो उसको मृत्यु दंड दिए, तो ये कहाँ पर सही है। तो बेंथम ने कहा कि जब दंड को ध्यान में रखना चाहिए कि दंड क्या मतलब अपराध कैसा किया, सॉरी यहाँ पे अपराध ध्यान रखेंगे, अपराध कैसा किया, उस अपराध की श्रेणी कैसी है और अपराध का समय वगैरह किस परिस्थिति में किया, वो सब ध्यान में रखते हुए ही दंड है वो दिया जाना चाहिए। यानी जैसा अपराध वैसा ही दंड दिया जाए। छोटे मोटे अपराध के लिए मृत्यु दंड जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि दंड जब भी दिया जाए तो दंड देने से पहले 4 बातों का ध्यान रखना नहीं। कौन सी बातें? 4 बातें निर्धारित की गई। बेंथम ने दंड देने से पहले 4 बातों के बारे में कहा गया कि इन 4 बातों को ध्यान में रखना है, तभी किसी को दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बात है किसी को अपराध मतलब दंड दिया जाए तो इससे पहले ध्यान रखना है कि अपराध किस प्रकार का है, अपराध किस प्रकार का है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। फिर दूसरा ध्यान रखना है कि अपराध है वो किन परिस्थितियों में हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है। यानी दूसरी कंडीशन, यानी कोई भी जो दंड देने वाला वो ये ध्यान रखे कि किसी ने अपराध किया तो किस कंडीशन की वजह से क्या है। कि ऐसा नहीं एक व्यक्ति भूखा मर रहा था, खाने को नहीं था, तो उसे मजबूरन किसी की दुकान में जाके चोरी करनी पड़ी। तो इस तरह से अपराध दंड देने वाले को ये ध्यान रखना है कि अपराधी ने दंड किन परिस्थितियों में किया है, क्योंकि वो भूख मर रहा था इसलिए उसे दंड अपराध किया, तो इसका कोई बड़ा दंड नहीं दिया जाए। यानी उसकी परिस्थितियों को देखा जाए, क्या देखा जाए, उसकी परिस्थितियों को समझा जाए कि किन परिस्थितियों में उसने अपराध किया है। और तीसरा ध्यान रखना है अपराधी का उद्देश्य क्या था, जो अपराध ने
अपराधी ने अपराध किया, उस अपराधी का उद्देश्य क्या था। जैसे एक व्यक्ति भूखा मर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या था कि थोड़ा बहुत खाना मिल जाए, बस यही उद्देश्य था। तो अगर उद्देश्य ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो दंड भी खतरनाक नहीं होना चाहिए। अगर किसी का उद्देश्य किसी को जान से मारना है या बहुत गलत करना है तो उस अकॉर्डिंग उसे दंड भी दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा, दंड देने से पहले चौथी बात हमेशा वो ध्यान रखने वाली वो है कि जो अपराध किसी ने किया है तो अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति को नुकसान हुआ है, किस प्रकार के व्यक्ति या कितनों को नुकसान हुआ है। तो बेंथम ने कहा कि जब भी दंड दिया जा रहा है तो दंड दिए जाने से पहले ये 4 बातें हैं वो ध्यान में रखना चाहिए और फिर ही दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को छोटे दंड की, अगर आप छोटे अपराध की बड़ी सजा देंगे, बड़ा दंड देंगे तो इससे उस अपराधी के सुधरने की आकांक्षा समाप्त हो जाती है, आकांक्षा समाप्त हो जाती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, बेंथम ने जेल सुधार के बारे में भी कुछ बात कही थी। क्या कहा था? जेल सुधार के उत्तर, यानी ये कहा गया कि पहले क्या था कि लोगों को जेल में रखा जाता था उस समय तत्कालीन परिस्थिति में, तो उनके साथ जेल में उन अपराधियों के साथ पशु के जैसा व्यवहार किया जाता था। तो ये सही नहीं था पशु के जैसा, क्योंकि व्यक्ति जेल में मानव ही रह रहा है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जेल में जो रह रहे व्यक्ति उनको सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो जेल एक यातना गृह न होकर सुधार गृह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुधार गृह होना चाहिए, ताकि वो सुधर सके। क्या हो सके? सुधर सके। इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जेल में जो अपराधी हैं उन्हें वापस सुधरने के मौके देने के साथ साथ उन्हें कुछ छोटा मोटा काम सिखाया जाए, जाकि जब भी जेल से फ्री हो तो कुछ अच्छा काम कर सके। वरना अगर उनके पास में कोई काम नहीं होगा तो वो वापस गलत संगति में पड़ सकते हैं। तो ये इसी तरफ सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, उसने एक जेल कैसा होना चाहिए उसको लेकर उसने अपनी एक खुद की रणनीति बनाई और एक जेल का रूप भी, काल्पनिक या कह सकते रूप भी प्रस्तुत किया। तो एक अच्छी जेल कैसी हो उसके बारे में बेंथम ने समझाया और उसने अपनी एक ऐसी जेल का एक नाम भी रखा जिसका नाम था पेन ऑप्टिकन। तो एग्जाम में यही प्रश्न आता है कि बेंथम ने जेल सुधार के तौर पे अपना एक विचार दिया था। उसने एक ऐसी जेल का नाम सुझाया, एक ऐसी जेल के बारे में विचार दिया और उसी ऐसी जेल को स्थापित करने के तौर पे उसने नाम भी दिया। उस जेल का नाम क्या था? पेन ऑप्टिकन, ठीक है ना। इसी के साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हो जाता है कि बेंथम ने एक काल्पनिक एक जेल स्थापित की थी, या उस जेल का क्या नाम था जो एक अच्छी मॉडर्न जेल हो सकती है, पेन ऑप्टिकन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है। वीडियो तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में बेंथम का कुछ और इम्पोर्टेंट जो विचार है वो हम जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।